मित्र, मैंने अभी आपको बताया कि खेत में कार्बनिक पदार्थ आप देख रहे हैं। ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, खरपतवारों का अवशेष, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ बेसिकली जमीन में जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लौटा सकते हो सॉइल को। बताया गया है कि मिट्टी में एक इंडस्ट्री है। उधर मैंने बायोमास आपको दिखाया। अब बायोमास डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए और ह्यूमस बन जाए तो ये केमिकल ना डालना, केमिकल फर्टिलाइजर ना डालना प्राकृतिक खेती नहीं है। पेस्टिसाइड ना डालना प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती के बारे में अक्सर कहता हूं कि प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करने का नाम ही प्राकृतिक खेती है। जब मैं प्रकृति की व्यवस्था की बात करता हूं, बोलो। मैं मंगेश शांताराम भालेराव नारायणगांव से आया हूँ, पुना नारायणगांव डिस्ट्रिक्ट पुना, तालुका जुन्नर, नारायणगांव से। और मेरा खेती बेला में है और मैं अनार और पेरू का खेती करता हूँ। और मुझे केमिकल नहीं यूज करने का है। और लोग ऐसा बोलते हैं ये पागल हो गए है। हाँ, इसके लिए मैं सचिन सर से एक राय लेने आया हूँ और मैं पुणे से झांसी तक आया हूँ। बहुत अच्छा। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं कि आज देश में बहुत सारे किसानों के अंतःकरण में धरती माता के प्रति, मनुष्यता के प्रति थोड़ी सी मोहब्बत जिंदा है। और जो 4 लाख के आसपास किसान हमसे जुड़े हैं, वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि जिनको धरती से प्यार है, जिनको मनुष्यता से मोहब्बत है, वही मेरे पास आते हैं, वही मुझसे जुड़ते हैं। तो ये सज्जन भी पूना से चल के आए। इन्होंने 3 एकड़ में अनार और अमरूद का बगीचा लगाया पिछले 1.5 साल पहले। आसपास इनके बहुत सारे आर्चर्ड हैं। लोग जाने कितना केमिकल फर्टिलाइज़र और नाना प्रकार के पेस्टिसाइड डाल करके अपने अपने झाड़ को ठीक कर लिए हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, मुझको लोग पागल बोलते हैं। इन्होंने तय किया कि मैं ज़मीन में कुछ नहीं डालूंगा। क्या नहीं डालूंगा? यानी कि केमिकल नहीं डालूंगा। ये इनकी बहादुरी है कि केमिकल नहीं डालते। लेकिन एक कमजोरी ये है कि केमिकल ना डालना एक बहादुरी नहीं है। एक सज्जनता हो सकती है लेकिन बहादुरी नहीं है। जिस ज़मीन में मैं कोई भी फसल उगाता हूं, जैसे आज आपके सामने मटर खड़ी हुई है, ये राकर मिट्टी है, रेड सॉइल सीरीज की मिट्टी है। जब मैंने ज़मीन को खरीदा था तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन मात्र 0.2% था। मटर की खेती की कल्पना नहीं कर सकते थे हम। आज आपके सामने ये मटर लहलहाती हुई खड़ी है। मैं ना तो इसमें बीट्स मारता हूँ, ना इसमें फर्टिलाइज़र देता हूँ, ना हमारे यहाँ कोई मटर में कोई बीमारी परिलक्षित होती है। सब कुछ अपने आप चलता है। तो केमिकल ना डालना, केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालना प्राकृतिक खेती नहीं है। पेस्टिसाइड ना डालना प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती के बारे में अक्सर कहता हूं कि प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करने का नाम ही प्राकृतिक खेती है। जब मैं प्रकृति की व्यवस्था की बात करता हूं तो उसमें सबसे पहले सॉइल है, सॉइल फर्टिलिटी। धरती माँ, ये हम सब की आध्यात्मिक माँ है और यही माँ संपूर्ण जीव जगत को पालती है। यानी कि धरती जितनी उर्वर होगी, जितनी अच्छी होगी, आप कुछ भी लगाएंगे
तो पालने का काम कौन करता है? पालने का मतलब है जो जीव जगत पलता है वो वनस्पतियों पर पलता है। मटर हम खाएंगे, मटर का भूसा हमारे जानवर खाएंगे। अमरूद का और अनार का झाड़ लगाया तो अनार अमरूद मनुष्य खाएगा, उनकी पत्तियां फिर जमीन में गिरेंगी, फिर वो धरती खा लेगी। एक सिस्टम है, प्रकृति की एक व्यवस्था है। प्रकृति की उस व्यवस्था को समझना ही ज्ञान है। तो प्राकृतिक खेती में मित्र, जैसे आज की तारीख में देखिए क्या हो क्या रहा है। मैं कई बार सत्य बोलने का प्रयास करता हूं, कोशिश खूब करता हूं कि खूब अच्छा अच्छा सत्य बोलूं आपके सामने और सत्य आप स्वीकार करें। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं और झूठ इसलिए बोलते हैं कि झूठ में ही धंधा है। कोई भी बिजनेस बिना झूठ के चलता ही नहीं। बिजनेस जहां आया, प्रोफेशनल लोग जितने भी वो झूठ बोलते। मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, क्योंकि धर्म में कहीं प्रोफेशन नहीं होता। धर्म कोई व्यवसाय का विषय नहीं है। और धरती पंच महाभूत का एक हिस्सा है। धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, पंच महाभूत। इन्हीं की संसार में माया है। और चूंकि मैं मनुष्य सबसे खूबसूरत प्राणी हूँ, इस पृथ्वी पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना हूँ। मैं इस धरती पर ज्ञानावतार हूँ। मैं इस धरती रूपी बगिया का माली हूँ। तो माली का कर्तव्य है कि वो कैसे अपना रोल प्ले करे। तो चूंकि ये धरती में मुझे खेती करनी है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि धरती में मिनिमम 1% ह्यूमस होना चाहिए। मिनिमम, कम से कम 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए। देश के किसान मिट्टी की जांच कराते हैं। कई बार गवर्नमेंट खुद ही मिट्टी की जांच गांव-गांव जाकर के कर देती है, तो जीवांश कार्बन 0.3% बचा है। अब जिस जमीन में ह्यूमस नहीं है, यानी कि माँ के आंचल में दूध नहीं है, माँ को भोजन नहीं मिलता, माँ को गाली गलौज होता है और उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, तो बच्चा बीमार रहता है। क्यों? माँ के भाव, माँ के अंतःकरण में पीड़ा है और माँ के पेट में रोटी नहीं है, माँ के पेट में अच्छा अनाज नहीं है, इसलिए उसके आंचल में दूध भी नहीं। यही कुछ कमोबेश हाल हमारी ज़मीन के साथ है। मैं इस ज़मीन से लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतना मटर पैदा हो जाए, इतना अनार पैदा हो जाए, इतना सेव पैदा हो जाए, इतना लीची पैदा हो जाए, इतना सब्जी पैदा हो जाए। और किसके बलबूते पर? पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के बलबूते पर। मित्र, हुआ क्या? हुआ ये कि जो भोजन मैं करता हूं, भोजन करता हूं अपनी सेहत के लिए, अपने स्वाद के लिए। आज जब भोजन कोई भी करता है तो उसमें टेस्ट नहीं है। जैसे आज के 50 साल पहले एक कहावत थी, जो व्यक्ति एक सेव का फल डेली खाएगा वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ आज जिसको डॉक्टर के यहाँ जाना हो वो 2 महीना एक डेली सेव का फल खा ले और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाएगा। पहले कहते थे सब्जी बहुत अच्छी होती है, सब्जी में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, इसलिए सब्जी के लिए डॉक्टर जो है वो करते थे, सलाह देते थे कि भाई किसी कुपोषित व्यक्ति को सब्जी खिलाओ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज जो सब्जी खा रहा है, जो फल खा रहा है, जो दूध खा रहा है, वही सबसे ज़्यादा बीमार है। मित्र, देश में जितना दूध बिकता है, मैं आंकड़ों के हिसाब से सिद्ध कर सकता हूं और हर व्यक्ति को चैलेंज देता हूं कि आज देश में जितना दूध का कहा जाता है, दूध का उत्पादन इतना है, आप भैंस की और गाय की संख्या जोड़ करके उनका पर ईयर का दूध जोड़ करके कैलकुलेट कर लीजिए, तो देश आज 70% दूध नकली पी रहा है। आप जब सिंथेटिक दूध पिएंगे तो आप कैसे हेल्दी रहेंगे? सब्जी की खेती में ऑलमोस्ट पूरे देश का सिनेरियो बता रहा हूं। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 80,000
पर एकड़ पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं। एवरेज की बात करेंगे तो 40 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ में पेस्टिसाइड डालता हूं। अब ये वाली सब्जी खा करके आदमी जिंदा रहेगा या अस्पताल में जाएगा? इसी प्रकार फल के साथ है, फलों के साथ तो और भयावह स्थिति है। देश भर के किसानों से बात होती है, हिमाचल का किसान दिल खोल के बोलता है कि साहब 2 लाख रुपए का 1 एकड़ में मैं पेस्टिसाइड डालता हूं। नासिक में अंगूर का किसान कहता है साहब मैं तो 2 लाख का आंकड़ा पार कर गया, 2.5 लाख पर पहुंच गया। किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हो, फलों की खेती में ये मान लीजिए ओवरऑल 1 लाख रुपए का प्रति एकड़ पेस्टिसाइड डाला जाता है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि इस मिट्टी में हमारी फसलों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 3 तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं। 13 पोषक तत्वों में मात्र यूरिया और डीएपी यानी नाइट्रोजन और फास्फेट हम लोग देते हैं। यदा कदा कुछ लोग जिंक दे देते हैं, यदा कदा कुछ लोग जिंक सल्फर दे देते हैं, यदा कदा कुछ लोग पोटास दे देते हैं। जब ये जमीन हेल्दी नहीं होती है, यानी जमीन में जितने प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए जब वो नहीं रहते हैं, तो वही पोषक तत्वों की कमी इस क्रॉप में आती है। और फिर उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में और हमारे पशुओं के शरीर में होती है। तो बेसिकली मैं कहता हूं कि जब इस मिट्टी में मिनरल्स नहीं बचे, पोषक तत्व नहीं बचे, क्योंकि इसका मैंने बहुत ज़्यादा दोहन किया है, इसके अंदर के जीवन को मारा है पेस्टिसाइड डाल करके, और अधिक उत्पादन के लालच में इसकी सारी पोषकता मैंने लूट ली है। इसको रिटर्न में मैंने कुछ नहीं दिया है, यानी कार्बन बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। तो किनके धंधे चलने लगे? एग्रीप्रेन्योर्स यानी फर्टिलाइजर और दवा बेचने वालों का धंधा बदस्तूर जारी है। पशुओं को सप्लीमेंट्री फूड का धंधा चल गुजरा, और मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को नाना प्रकार के सप्लीमेंट्री फूड खिलाए जाने लगे। एक ही चीज है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर मैं सॉइल को रिच कर दूं, जैसे आप मेरे मित्र हैं, आज आए हैं कि इनको लोग चिढ़ाते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि इनका पौधा अभी 2 फुट का है, क्योंकि इनकी सॉइल वीक है। ये तो हमें पता है, सॉइल वीक है, और इन्होंने तय किया है कि मैं पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा। उनके पौधे स्ट्रांग हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाला है। अभी 2 साल के बाद ये उनको चिढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा जो साइंस है, मेरी जो साइंस है, इस सॉइल में मैंने जो जीव जगत की माया मारी, वो मैं जीवामृत से अभी इनके खेत में इनोकुलेट कर दूंगा और इनको कार्बन बढ़ाने की टेक्निक दे दूंगा, और 2 साल के अंदर इनके जो प्लांट हैं वो हेल्दी हो जाएंगे उनकी अपेक्षा। मित्र, खेती में जब आमदनी बढ़ाने की बात हो तो सबसे पहला होता है कि मुझे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे घटाएं। आज देश के किसी भी हर किसान का जो पैसा आमदनी प्राप्त होती है, उसका मानिए 45% आमदनी उसकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में जाती है। 45% वो कुल आय का 45% तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में डाल देता है। अगर हम सॉइल को रिच कर दें, मतलब सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दें, सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा दें, तो 45,000 मरे सीधे सीधे सेव हो जाते हैं। जब मुझे कोई भी फसल, सरसों है, चना है, मटर है, गेहूं है, धान है, गन्ना है, आलू है, मेरी रिच सॉइल है, मैंने आलू बो दिया, मुझे फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं, मेरे आलू में, मेरी किसी फसल में सॉइल बोर्न डिजीज नहीं लगेगी, तो आप जीत गए। एक जीत तो ये है कि आपकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घट गई। दूसरी जीत क्या है? खेती के बारे में अक्सर कहता हूं, खेती का मतलब है भगवान की पूजा, क्योंकि खेती पंचमहाभूत के भरोसे होती है। बीज मैं इसी धरती में बोऊंगा, धरती ही बीज को इनिशियल भोजन देगी। पौधे में जब हरी पत्तियां हो जाती हैं, कैनोपी बढ़ जाती, तो सूरज की रोशनी से वो
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेकर के फोटोसिंथेसिस करके कुछ कार्बोहाइड्रेट बनाने लगती है। एक इनिशियली छोटी सी डिमांड होती है सॉइल से। अगर वो मिट्टी हमारी पौधे की डिमांड पूरी कर दे तो शेष काम तो सूरज और आकाश और ये जलवायु के भरोसे हो जाता है। आज मैंने ना तो जमीन को अच्छा छोड़ा, क्लाइमेट को भी डिस्टर्ब कर दिया। जैसे आप सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये है क्या? वजह क्या ग्लोबल वार्मिंग की? सूरज ने कोई तीसरी आंख को थोड़ी खोली है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमने हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से जलाशय खत्म हो गए और सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। सूखी हुई सॉइल जिसमें पानी है ही नहीं, कार्बन है ही नहीं, जीवाणु है ही नहीं, वही हीटअप होती है। तो वाटर बॉडीज खत्म हो गई और जंगल मैंने काट लिए। अब सूरज की ऊष्मा को कौन एब्जॉर्ब करेगा? इसलिए हमको गर्मी का इफेक्ट दिखाई देता है। फिर कहते हैं जलवायु परिवर्तन। परिवर्तन का सीधा सीधा है, जब खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है तो वायु नहीं है, और खेत के आसपास कहीं जलाशय नहीं तो जल नहीं, तो जलवायु परिवर्तन। परिवर्तन का क्या मतलब है? जलवायु बिगड़ जाना। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि ये जलवायु परिवर्तन का जो चैलेंज मेरे सामने वो खुद का पैदा किया हुआ है। अगर इसको ठीक करना है, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना, तो सीधी सीधी बात है कि या तो इस सॉइल में ह्यूमस की मात्रा 1% कर दीजिए, या सरफेस पर जलाशय बड़े बड़े निर्माण कर दीजिए और जंगल लगा दीजिए। ना ग्लोबल वार्मिंग है और ना कहीं जलवायु परिवर्तन है। मित्र, अगर हम किसानों से कहते हैं कि आप संकट में, सबसे ज़्यादा देश का किसान संकट में है, नीतियां खुश हैं, कृषि वैज्ञानिक खुश हैं, ब्यूरोक्रेट्स खुश है, सारे लोग खुश हैं, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, गरीब बीमार है। क्यों? क्योंकि जब जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता हूं, अगर वो एनवायरनमेंट खराब होता है, वो बीमार होता है, वो गरीब होता है, वो असहाय होता है, तो वो रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर आता है। इस सॉइल में कैसे हम ऑर्गेनिक, देखिए क्या है कि सॉइल में ही हम कुछ कर सकते हैं। सूरज में हम कुछ नहीं कर सकते, आकाश में हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल सॉइल में कुछ कर सकते हैं। कर्म करके सॉइल को ठीक कर सकते हैं, और सॉइल को ठीक होना बहुत जरूरी है। खेती का सारा दारोमदार मिट्टी पर निर्भर है। मिट्टी जब रिच होती है, और इसमें पंचमहाभूत खुद हैं, इस मिट्टी में आकाश भी है, इस मिट्टी के नीचे आकाश भी है, इस मिट्टी के अंदर वायु भी है, इस मिट्टी के अंदर जल भी है। तो सूरज है, आकाश है, जल है और वायु है, और मिट्टी अपने आप में मिट्टी है। तो पांचों देवता यहीं निवास करते हैं। अब जब मैं केमिकल डालता हूं तो इसके अंदर का जीवन खत्म होता है। भारी भरकम ट्रैक्टर चलाता हूं तो इसकी संरचना बिगड़ती है, और फिर मैं परेशान होता हूं। फिर मेरे खेत में निमेटोड्स लगता है, मेरे खेत में बीमारी लगती है, मेरे खेत में चिड़ियां लगती हैं, मेरे खेत में कीट लगते हैं, और ये सब लाइलाज बीमारियां हैं। तो लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है कि हम इस सॉइल को कैसे रिच बनाएं। तो मैं बोलता हूं कि अभी आपको ले चलूंगा कार्बन की और जीवाणु की एक कहानी आपको आगे बताता हूं कि सॉइल को ठीक करने के लिए दो ही उपाय होते हैं। इसमें कार्बन कैसे ऐड करें, कब ऐड करें, कितना ऐड करें, और इसमें जीवामृत कब डालें, कैसे डालें, कितना डालें। मिट्टी जिंदा है जीवाणुओं की बदौलत, और जीवाणु जिंदा है कार्बन की बदौलत। कोई सोचे कि यहां मैं जीवाणु पैदा कर दूं और कार्बन ना हो, संभव नहीं है। कोई सोचे कि कार्बन डाल दूं और जीवाणु ना हो, फसलें अच्छी हो, संभव नहीं है। जामन के बिना दही नहीं जम सकता, दूध के बिना दही नहीं जम सकता। अगर दही खाना है तो दूध भी चाहिए और जामन भी चाहिए। इस जमीन को अच्छा करने के लिए हमको कार्बनिक पदार्थ भी चाहिए और जीवाणु भी चाहिए।
कार्बनिक पदार्थ मैंने पिछले कई सालों से, जब से यूरिया डीएपी मेरे हाथ लगा, मैं कार्बनिक पदार्थ को भूल गया। और जब से पेस्टिसाइड हाथ में लगा तब से मैंने जीवाणुओं को मारना शुरू कर दिया। तो आगे आपको बताता हूं कि आपका जो बाग है वो 2 साल के बाद जो लोग आपको पागल कहते हैं, फिर आप उनको पागल कहने लगें। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो भी और भी है। धन्यवाद सर। को बताया कि खेत में कार्बनिक पदार्थ आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियां, खरपतवारों का अवशेष, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ बेसिकली जमीन में जाना चाहिए, जितना ज़्यादा आप लौटा सकते हो सॉइल को। बताया गया है कि मिट्टी में एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब ज़मीन से बड़ी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। लेकिन ज़मीन की इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो बायोमास है, कार्बनिक पदार्थ है। जैसे किसी लोहे की फैक्ट्री अगर है तो उसमें जो स्क्रैप है लोहे का, वो रॉ मटेरियल है। सॉइल, मिट्टी चूंकि पूरे जीव जगत का पालन करती है, समस्त प्राणियों को भोजन देती है, तो समस्त प्राणियों को भोजन बनाएगी कहाँ से? तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल के रूप में होता है कार्बनिक पदार्थ। आज की तारीख में मैकेनाइजेशन के युग में देश का 70% क्रॉप की हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से होती है। 70% क्रॉप की हार्वेस्टिंग आज मजदूर नहीं करते, हार्वेस्टर से होती है। और चूंकि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारे हैं, इसलिए सॉइल में कोई चीज़ विघटित नहीं होती है। अगली क्रॉप में वो थोड़ा हिंड्रेंस पैदा करता है, रेजिड्यू। तो किसान माचिस से आग लगा के जला देता है। जब हम सॉइल का जो रॉ मटेरियल है वो मिट्टी में नहीं डालेंगे, तो सॉइल की जो इंडस्ट्री है भोजन देने की समस्त प्राणियों को, वो इंडस्ट्री आखिर कैसे रन करेगी? तो इसीलिए जो मैंने बोला कि जमीन में 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए। और अगर 2% है तो बहुत अच्छा, 3% है तो और अच्छा। लेकिन आज तो 0.3% बच गया। अगर हमारे देश की नीतियों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने इस विषय को ठीक से नहीं समझा, तो ये जो 0.3 है कल को 0.1 हो जाएगा। फिर देखते हैं आप क्या कर पाओगे। तो किसान भाइयों, जिनको पीड़ा हो, जिनको आत्महत्या करने की जरूरत आन पड़ती है, जिन किसानों को अच्छा नहीं लगता, मायूस हैं, वो अपनी मायूसियत को परित्याग कर दें और एक ही काम करें कि जितना भी फसल का अवशेष है, जितना भी खरपतवार है, सब खेत को लौटा लूँगा, पशुओं का मलमूत्र लौटा लूँगा। खेत को आप जितना बायोमास देंगे, ये शिव जी हैं। आपको पता है समुद्र मंथन के बाद शिव जी ने ही विष पिया था। शिव जी ने वचन दिया था मनुष्य को कि तुम सब लोग अमृत पीना, बस हमको विष देते रहना। हमको जितना ज़्यादा विष दोगे मैं उतना ही ज़्यादा तुमको अमृत दे पाऊँगा। आज चूँकि मैं विष नहीं देता हूँ, इसलिए शिव जो पैदा करते हैं या आधुनिक टेक्नोलॉजी के नाम पर जो मैं उपज लेता हूँ, खाद्यान्न की, दलहन की, तिलहन की, सब्जी की, फलों की, वो सारी उपज हमारे अमृत के रूप में नहीं है, वो सब विष जैसी ही तो है। तो जब हम शिव को विष नहीं पिलाते तो वो विष फिर हमको पीना पड़ता है, और तभी तो हम लोग विष पी पी करके अस्पताल की शरण में जा रहे हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ खेत में जितना डालेंगे उतना ही आपकी सॉइल जो है रिच होगी। लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ डालने से कुछ नहीं होगा।
ये दूध है, ये रॉ मटेरियल मस बन जाए, ये जीवामृत है। स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया बहुत विशाल है और बहुत ताकतवर है। केंचुआ हमको नंगी आंख से दिखता है, स्थूल जगत है, लेकिन ये सूक्ष्म जीव मुझको आंख से नहीं दिखते, ये सूक्ष्म जगत है। केंचुए को मैंने देखा कि खेत में सुरंगें बनाता है, बायोमास खाता है, ऊपर आके बीट करता है, प्राकृतिक हलवा है। लेकिन केंचुआ सिर्फ नहीं है, उस खेत में लाखों प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब मैं पढ़ता था MSc AG में, तब मैंने केवल राइजोबियम पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर के नाम पर। सन 90 में एजेटोबैक्टर और PSB आया, फिर उसके बाद आते चले गए, आज ये 20-25 हो गए। जब हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा डालिए, बिवेरिया डालिए, माइकोराइजा ये करता है, सूडोमोनास ये करता है, इट मीन्स जब वैज्ञानिक उनको बोतलों में बंद करके किसानों को सलाह देते हैं इसके प्रयोग से ये होता है, ये तो तय है कि वैज्ञानिक ये मान चुके कि पेस्टिसाइड डाले जाने के कारण हमारी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा नहीं है, PSB नहीं है, एजेटोबैक्टर नहीं है, सूडोमोनास नहीं है, बिवेरिया नहीं है, माइकोराइजा नहीं है, तभी तो हम कहते हैं ये डालिए। मेरा एक प्रश्न है कि जब मैं 87 में MSc AG कर रहा था, तब मुझे राइजोबियम केवल पढ़ाया गया था, तब केवल राइजोबियम की बात होती थी। आज ये 20-25 हो गए, आज 20-25 की बात हो रही है। लेकिन ईश्वर साक्षी है, मैं देश के किसी किसान से पूछवा सकता हूं कि ना राइजोबियम डालने से उसको कोई अच्छा लाभ मिला, ना ट्राइकोडर्मा डालने से कोई लाभ मिला, ना बिवेरिया डालने से कोई लाभ मिला। कारण जमीन में जो मिलियंस टाइप के माइक्रोब्स हैं ना, वो सब मिल करके ही कुछ कर पाते। दावे के साथ कह रहा हूं, जिस सॉइल में किसी ने पेस्टिसाइड डाल करके जीवाणु मारे हैं, अगर कोई कहता है कि PSB फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फेट को घुलनशील बनाता है, तो चलो जरा उस खेत में मैं PSB डलवा दीजिए और 1 रुपए भर का कोई लाभ अगर किसान को मिले, तो मैं फिर बता दूं, ये धंधा है, व्यवसायीकरण है। कृषि एक पवित्र धर्म है, धर्म में धंधा नहीं चलता। जहां धंधा चलता है वहां धर्म गायब हो जाता है, और कृषि से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो जो बायोमास मैंने बताया कि अगर आपके खरपतवारों को नहीं मारा बीडीसाइड डाल करके, खरपतवार उग गए, फिर बड़े हो गए, फिर उनको आपने पलट दिया, खुरपी से निकाल के या उखाड़ करके डाल दिया, मल्चिंग कर दिया, फिर वो डिकम्पोज कैसे होंगे? अगर आपने पेस्टिसाइड डाले हैं और कितनी भी मल्चिंग कर लें, लेकिन खेती को कोई लाभ नहीं। मल्चिंग का काम है केवल सरफेस से जो पानी का इवेपोरेशन है सूरज की रोशनी से, मल्चिंग करने से केवल पानी का इवेपोरेशन थोड़ी सी मात्रा में मैं कम करता हूं। मल्चिंग का और कोई काम नहीं। आज की तारीख में लोग बता रहे हैं कि मल्चिंग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मल्चिंग जिस पदार्थ की है, अगर वहां सूक्ष्म जीव नहीं है तो मल्च कभी सड़ेगा नहीं। सड़ाने के लिए क्या है कि हमने कसम खाई कि अब आगे से सॉइल में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा और ये जीवाणु, ये जीवामृत डालूंगा। अब डालेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? प्रश्न एक है। ये जीवामृत क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे डाला जाता है? इन्होंने सुना कि जंगल की मिट्टी ले आइए, पूना के हैं, पूना के आसपास जंगल भी है, लेकिन इन्होंने सोचा पता नहीं कैसी मिट्टी लाऊं, सही हो ना हो, इसलिए यहाँ तक चल के आ गए। लेकिन फिर बोल रहा हूँ,
मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें बताया है कि जंगल में घुस जाइए, अंदर पेड़ों के नीचे घूमिए, जिन पेड़ों के नीचे इतना ढेर सारा बायोमास, फल पत्तियां इकट्ठा हों, जिस पेड़ के नीचे ढेर सारा बायोमास पड़ा, उस बायोमास को हाथ से हटाइए। उसके नीचे जब आप देखेंगे तो भुरभुरी नमी युक्त मिट्टी मिलेगी, उसमें सारे जीवाणु होंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। तो जो लोग जिनके आसपास जंगल है वो जंगल जाके लाएं, मुझसे संपर्क ना करें, और जो आ सकते हैं वो आएं और ले जाएं, बनाएं और लोगों को बांटें। करना क्या होता है, जैसे ये ड्रम आपके सामने है, आज के ठीक 6-7 महीना पहले मैं अमरकंटक, पचमढ़ी और पन्ना के जंगल से मिट्टी 2-2 किलो लाया था। इसमें मिट्टी डाली, 180 लीटर पानी भरा, 18 किलो चीनी डाल दी। इस पंजे से मैंने हिलाता रहा, हर रोज केवल 1 मिनट के लिए, इतना बस हिलाना है। 35 दिन के बाद 10 किलो चीनी फिर डाल दी। 60 दिन में ये बन गया। अब आप अपने खेती में उपयोग करिए और लोगों को बांटिए। अगर मिट्टी नहीं ला सकते तो जैसे ये सज्जन आया, 5 लीटर हमसे ले जाएंगे लिक्विड, 5 लीटर ले जाकर के अपने घर में एक ऐसी 200 लीटर का ड्रम डाल लेंगे, उसमें डालेंगे और 18 किलो चीनी डाल देंगे। 35-40 दिन के बाद 10 किलो चीनी फिर डाल देंगे। 200 लीटर के ड्रम में 2 महीने की खुराक 28 से 35 किलो चीनी या 28 से 35 किलो गुड़, या ये मानिए कि 10-12 किलो गुड़, 15 किलो आटा, 15 किलो गुड़, 15 किलो चीनी, 15 किलो आटा, यही 2 चीज़ें डालनी। आटे के बारे में क्लियर कर दूं, आटा कभी बैक्टीरिया नहीं खाएगा। आटा इस ड्रम में पड़ा रहेगा, भीगा रहेगा, क्रियाएं होती रहेंगी, वो फर्मेंटेट होगा। फिर आटा जब शुगर के रूप में कन्वर्ट होगा तब बैक्टीरिया के काम आएगा। तो आटा डाल करके आप सोचें कि ये 2 महीने में बन जाएगा, नहीं बनेगा। और अगर इनिशियली बैक्टीरिया डाला, गुड़ नहीं डाला, चीनी नहीं डाला, केवल आटा डाला, तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा। क्यों? क्योंकि 30-35 दिन तक तो आटे का कोई रोल ही नहीं है, आटा खा ही नहीं पाएगा बैक्टीरिया। लेकिन हाँ, आधी चीनी डाली, आधा आटा डाला, तो अभी चीनी से काम चलाएगा। 35 दिन बीतेगा तब तक वो आटा भी टूटने लगेगा और बैक्टीरिया के काम आने लगेगा। मिट्टी ला करके ड्रम में डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, 30 किलो चीनी इकट्ठा डाल दीजिए, 2 महीने में रेडी। हमारा जीवामृत 2-4 लीटर ले जाइए, ड्रम में डाल दीजिए, 30 किलो चीनी डाल दीजिए, 2 महीने में रेडी। अब रेडी हो जाने के बाद यूज कैसे करेंगे? इस ड्रम की मैंने बोला कि 20 लीटर मात्रा निकालेंगे। 1 एकड़ ज़मीन में इनाकुलेट करना है। इनाकुलेट करने के 2 रूप है। अगर ज़मीन में पानी भर देते हैं पलेवा में, तो सिंपल 20 लीटर लिक्विड ये 1 एकड़ ज़मीन में फेंक दीजिए जगह जगह। और अगर खेत में पानी नहीं भरता है, नमी है, तो इस 20 लीटर को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाइए, बिखेर दीजिए, पीछे से जुताई कर दीजिए, बैक्टीरिया पहुंच गया खेत में। साल में अगर आर्चर्ड की खेती कर रहे हैं, जैसे आपका आर्चर्ड है, तो आप अभी बन जाएगा तो डाल देना, फिर बरसात में डाल देना। साल में केवल 1 बार बारिश के सीजन में डालना है बस, आर्चर्ड में। शेष जो खेती है, शेष फसलें, सब्जी हो, अनाज हो, उनमें हर फसल के पहले 1 बार डालना, बुआई या रोपाई के पहले, फिर नहीं डालना। आपकी सॉइल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कि निमेटोड्स, अभी कल राजस्थान से, एमपी से 2-3 किसानों में मुझको फोटोग्राफ भेजे गेहूं के, गेहूं में निमेटोड्स लगने लगा। अब बताइए आप, तो जैसे पहले कहते थे माहू केवल सरसों में लगती है, अब माहू चने में, मटर में भी लगने लगी। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, सॉइल में जितने प्रकार के कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे हैं, कि यानी आज की तारीख में अगर कोई किसान किसी टेलीफोन से किसी वैज्ञानिक से सलाह ले कि साहब मेरी फसल के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो दन से एक ही उपाय आता है कि फंजीसाइड डाल दीजिए। अगर कोई कहे मेरी फसल बढ़ नहीं रही, तो दन से उपाय आता है कि यूरिया और जिंक का मिला करके स्प्रे कर दीजिए। ये
ऐसे काम गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है खेती। खेती का मैंने बताया कि आप केवल सॉइल के प्रति समर्पित हो जाइए। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। माँ का वैभव अमर हो जाएगा तो आपका वैभव अपने आप अमर होगा। और अगर आप माँ का वैभव अमर नहीं कर पाए, यानी धरती को जीवंत रूप नहीं प्रदान कर पाए, धरती में कार्बन नहीं बढ़ा पाए, धरती के जीव नहीं लौटा पाए, तो मित्र मैं बता दूं, आज तो सिंगल किसान आत्महत्या करता है, कल सामूहिक आत्महत्याएं होंगी। और अगर हमने आत्महत्या नहीं भी की तो मैं कैंसर से मरना ही मरना है। आज पंजाब की स्थिति सब लोग देख रहे हैं, जिसके गाने गाए जाते थे उन खेती के नाम पर, पंजाब की खेती सबसे अच्छी, वहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर के रोग हैं। और जहाँ भी जिस देश